हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब। मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके और आपका जो मेंस है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है ले पाए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जनजातीय और लोक कलाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आधुनिक युग की कई चुनौतियों का सामना कर रही है। चर्चा कीजिए। साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? भारत में जनजातीय लोक कलाएं जो है, जनजातीय समुदायों से संबंधित जनजातीय और लोक कलाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आधुनिक युग की कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके ऊपर चर्चा करनी है कि किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है जनजातीय लोक कलाएं। साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों को बताना है कि सरकार द्वारा इनको जो बचाने के लिए है कौन कौन सी पहलें शुरू की गई है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर कि क्या लिखना है इसका आंसर हमें। तो सबसे पहले हम भूमिका में क्या लिखेंगे? भूमिका में हम लिखेंगे कि भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यानी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही समृद्ध है, इसके लिए भारत प्रमुख रूप से जाना जाता है। लेकिन देश की कई कला शैलियां विलुप्त हो रही है। उदाहरण के लिए हजारीबाग मूल की दो पारंपरिक आदिवासी कला शैलियां कौन कौन सी? सोहराई और खोवर। कहां से संबंधित है ये कला शैलियां? कहां से? झारखंड से। और सोहराई और खोवर दोनों ही ये चित्रकलाएं दीवार और कपड़े और कागज पर करने के साथ साथ दीवारों पर भी की जाती है। भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 342 अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो ये तो हो गया भारत की जो जनजातीय कला शैलियां हैं उनके बारे में हमने वर्णन कर दिया है। अभी हमें बात करनी है जो भारत में जनजातीय और लोक कलाएं हैं उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी चुनौतियां भारत में जनजातीय और लोक कलाओं के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है वनों का संरक्षण। आपको पता है कि ज्यादातर जो जनजातियां होती है वो कहाँ पे रहती है? वनों में रहती है। तो अब वनों का जैसे जैसे क्षरण हो रहा है, तो वन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, तो वनों की विलुप्ति के कारण भी इन जनजातियों की भी विलुप्ति हो रही है साथ साथ में, और जिससे इनकी कला शैलियां जो है वो विलुप्त होती जा रही है। कम होते कलाकार और विलुप्त होती परंपराएं, और जैसे जैसे कलाकार कम होंगे तो जो परंपराएं हैं वो वैसे ही विलुप्त होती चली जाएगी। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो कला है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा है। अगर किसी कला से हमें आर्थिक रूप से बहुत अधिक फायदा नहीं हो रहा है तो वो लोग जो है उसकी तरफ कम प्रभावित होंगे, कम उस काम में जाएंगे, उससे क्या होगा? वो कला जो है विलुप्त हो जाएगी। कम पर्यटन क्षमता, यानी इन कला शैलियों को देखने के लिए लोग यात्रा करके वहां तक नहीं जाते हैं, और कोई भी जो है लोग इनको कला शैलियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है कि ये कला शैलियां विलुप्त होती जा रही है। अधिकारों को पहचानने में विफलता, इसका अर्थ ये होगा कि जो जनजातीय लोग हैं वो अपने अधिकारों को पहचानने में विफल हैं, क्योंकि उनके अंदर किस चीज की कमी है? शिक्षा की। किसकी कमी है? शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होने के कारण वे अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं कि जो उनकी कला संस्कृतियां हैं उनके प्रति जो उनके क्या अधिकार हैं या फिर उनके अपने लिए क्या अधिकार हैं, उनको वो नहीं समझ पाने के कारण भी ये विलुप्त होती जा रही है। असंगठित क्षेत्र है,
यानी भारत में जो जनजातीय लोक कलाएं हैं उनका क्षेत्र असंगठित है, यानी इनका क्षेत्र संगठित नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। और जब तक आर्थिक रूप से फायदा नहीं मिलेगा तो ये जो कला शैलियां हैं बहुत जो है ज्यादा नहीं पनप पाएगी, धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, सबसे ज्यादा इन कला शैलियों को अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो वो है प्रौद्योगिकी की उन्नति। जैसे पहले ये जो कला शैलियां हैं, जो चित्रकलाएं हैं, वो किस पे की जाती थी? दीवारों पर। लेकिन अब आप देखते हैं कि दीवारों पर चित्रकला की बजाय क्या है, वॉलपेपर आ गए हैं। और जब से वॉलपेपर आए, आपको पता है कि एक ही दिन में पूरे रूम के अंदर 2-4 घंटे के अंदर ही वॉलपेपर लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर चित्रकारी की जाती थी उसमें एक लंबा टाइम लगता था, 5-6 दिन लग जाते थे उसमें। लेकिन आजकल चित्रकला की जगह किसने ले ली है? वॉलपेपर ने। वैसे ही पहले क्या होता था, कपड़े पे कढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब क्या किया जाता है कि मशीनों के द्वारा कढ़ाई होती है। तो वो जो हाथ से जो कलाएं की चित्रकलाएं की जाती थी कपड़े पे, वो विलुप्त होती जा रही है। तो प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण बहुत ही ज्यादा जो है इन कलाओं को नुकसान हो रहा है। शहरीकरण, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन प्रथाओं को पिछड़ा हुआ माना जाने लगा है। शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इन कला शैलियों को बहुत पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है। और जिस तरह ज्यादा शहरीकरण बढ़ेगा, इससे क्या होगा, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपको पता है कि शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है रोजगार की कमी है। और रोजगार की कमी के कारण लोग जो है इन कला शैलियों पर ध्यान नहीं देते। आपको पता है कि जितनी भी ये जनजातियां हैं वहां से भी लोग निकलकर अब जो है बाहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। अगला है घटती जनसंख्या। तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पे इनकी जनसंख्या घट रही है। और जनसंख्या जैसे जैसे घटेगी, जैसे जैसे इन कला शैलियों से जुड़े लोगों की संख्या कम होगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये कलाएं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो ये सारे जो है क्या है कि प्रमुख चुनौतियां हैं किसके सामने, जनजातीय कला शैलियों के सामने, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें लिखना है, तमाम चुनौतियों के बावजूद विभिन्न जनजातियां और लोक कलाएं पीढ़ियों से चली आ रही है। यानी इतनी सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी ये लोक कलाएं पीढ़ियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए मध्य भारत की गोंड और बेंगा जनजातियों के देहाती जीवन से प्रेरित कला तथा महाराष्ट्र की वॉरली चित्रकला एवं झारखंड की पारंपरिक संथाल चित्रकला, जो ये जो चित्रकलाएं हैं वो क्या है कि अभी भी चलती आ रही है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र की वॉरली चित्रकला और झारखंड की पारंपरिक संथाल चित्रकला। ये सारी चित्रकलाएं आज भी काफी फेमस है। मध्य भारत में अगर हम मध्य प्रदेश वाले एरिया की बात करें तो जहाँ पे गोंड और बेंगा जनजाति काफी मात्रा में पाई जाती है, आज भी उनकी जीवन शैली से संबंधित जो कलाएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, आज भी चलते आ रहे हैं। अगला हम जो हमारा पॉइंट था उसमें हमें बताना था लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहले शुरू की गई है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन जो ये जो जनजातियां हैं, इनसे संबंधित जो कलाएं हैं उनको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। आपको ये योजनाएं अच्छी से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं आपके प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एनसीईपी। क्या कहेंगे? एनसीईपी। इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा कहा जाता है। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में प्रदर्शन कलाओं, प्रदर्शनियों व यात्राओं आदि के विभिन्न उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ये त्योहार हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या कहा गया है कि इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा कहा जाता है। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में प्रदर्शन कलाओं, यानी जिन राज्यों से संबंधित ये कलाएं हैं उनके द्वारा
इन कलाओं का प्रदर्शनियां लगाई जाती है, यात्राएं निकाली जाती है, विभिन्न उत्सवों का इनके लिए क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और ये त्योहार हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाना, तो उसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न राज्यों से आकर लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो वो इसी तरह की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हुनर हाट में भी यही होता है कि विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और वहां की जो पारंपरिक जो कला शैलियां हैं, उनके द्वारा जो चीजें बनाई जाती है, उनका प्रदर्शन वहां पे किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट्स हो जाएगा, तो सरकार द्वारा इसको बचाने के लिए ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक विभिन्न कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की गई है। इस योजना में हमारी मूल्यवान परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने की परिकल्पना की गई है। शिष्यों को दुर्लभ और लुप्त हो रही कलाओं के दिग्गजों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इन कला शैलियों की पहचान की जाती है। इसके बाद गुरुकुल परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या किया जाता है कि जो गुरु है, यानी जो आने वाली पीढ़ियां, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको क्या किया जाता है, इन कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इन कला शैलियों की पहचान की जाती है। इसके बाद गुरुकुल परंपरा में, किसमें, गुरुकुल परंपरा किससे संबंधित है, गुरुकुल परंपरा तो जनजातीय कला शैलियों को के संबंध में है। कौन सी परंपरा हो जाएगी, गुरुकुल परंपरा। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रतिपादकों का चयन किया जाता है, ऐसे प्रतिपादकों का जो आगे जो है अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा शिल्पग्राम योजना। तो इस योजना में देख लेते हैं कि क्या बताया गया। यह सेमिनार कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और शिल्प मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्र की लोक और जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा मिलता है। जो शिल्पग्राम योजना है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, सेमिनार किए जाते हैं, कार्यशालाएं लगाई जाती है, प्रदर्शनियां की जाती है और शिल्प मेलों का आयोजन किया जाता है। किनका आयोजन किया जाता है, शिल्प मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की लोक और जनजातीय कला और शिल्प मेलों को बढ़ावा मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है अष्टक योजना। कौन सी योजना है, अष्टक योजना। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उसका प्रचार करना है। अष्टक योजना है कहां के लिए लागू की गई है, पूर्वोत्तर भारत के लिए लागू की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वहां के लिए। इसमें 8 राज्य शामिल हैं और 8 राज्य शामिल है, इसीलिए इस योजना का नाम क्या है, अष्टक है। कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें, असम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है और त्रिपुरा। ये 8 राज्य इसमें शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। यानी जो वहां की सांस्कृतिक विरासत है पूर्वोत्तर क्षेत्र की, उसको बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए अष्टक योजना को शुरू किया गया है। प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टक योजना क्या है, किससे संबंधित है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला हमारा पॉइंट्स हो जाएगा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। इसमें क्या है कि देश भर में लोक कला, पारंपरिक कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों की रक्षा करना, संरक्षण करना एवं बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। कितने सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो टोटल 7 केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, सांस्कृतिक केंद्र। इनमें एक है पटियाला, पहला आपका पटियाला हो जाएगा, दूसरा नागपुर है, तीसरा उदयपुर है, चौथा प्रयागराज है, 5वां कोलकाता है, छठा दीमापुर है और 7वां तंजावुर है। तो भारत में टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो टोटल 7 सांस्कृतिक
क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर, ये कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, केंद्र हैं आपके, जिसमें देश भर में लोक कला, पारंपरिक कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों की रक्षा करना, उसका संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया गया है। तो ये तो हो गए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम, किसके लिए? जनजातीय कला शैलियों को बचाने के लिए। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम NCEP, दूसरा है गुरु शिक्षा का परंपरा, तीसरा आपका हो जाएगा शिल्पग्राम, चौथा अष्टक है, उसके बाद क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इसके लिए स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। भारत के विविध लोक कला रूप देश की सांस्कृतिक समृद्धि एवं लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। किसको? भारत के लोगों की प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये कला रूप न केवल रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग भी हैं, जिनमें एकता, विविधता एवं पर्यावरण चेतना को बढ़ावा मिलता है। कला शैली न केवल संस्कृति का प्रतिबिंबित होती है, बल्कि ये पीढ़ियों के माध्यम से पारित होने वाली स्वदेशी बुद्धिमत्ता है। इसलिए कला शैलियों और उनके पेशेवरों के साथ साथ उनके संपूर्ण ज्ञान को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यानी इनको, इसमें हमें जो है इन कला शैलियों को बचाने के लिए जो हमें प्रयास करने चाहिए, उनके बारे में थोड़ा जो है संक्षिप्त में बता देना है कि किस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि भारत के विविध लोक कला रूप से देश की सांस्कृतिक समृद्धि एवं लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। कौन? कला शैलियां जो है, ये कला रूप न केवल रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग है। ये सिर्फ रचनात्मकता ही नहीं है कि हम कोई रचना करने या कोई कला शैली का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, जिनमें एकता भी है, जिससे हमें क्या होता है कि देश में एकता भी बढ़ती है, विविधता भी बढ़ती है और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा भी मिलता है। कला शैली न केवल संस्कृति का प्रतिबिंबित करती है, बल्कि ये पीढ़ियों के माध्यम से पारित होने वाली, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होने वाली स्वदेशी बुद्धिमत्ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा हमें ये जो कला शैलियां सिखाई जाती है। इसलिए कला शैलियों और उनके पेशेवरों के साथ साथ उनके संपूर्ण ज्ञान को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष लिखना है, और ऐसे हमारा जो ये आज का क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनजातीय और लोक कलाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आधुनिक युग की कई चुनौतियों का सामना कर रही है, चर्चा कीजिए। साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है, और भूमिका में हमें बताना है जनजातीय कला शैलियों के बारे में। उसके बाद में हमें भारत में जनजातीय लोक कलाओं के समक्ष चुनौतियों के बारे में बताना है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? वन क्षेत्रों का क्षरण हो रहा है, कम होते कलाकार और विलुप्त होती परंपराएं हैं, कम पर्यटन क्षमता है, अधिकारों को पहचानने में विफलता है, असंगठित क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी की उन्नति है, शहरीकरण है और घटती जनसंख्या जो है प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है जनजातीय लोक कलाओं के समक्ष। तो ये तो हो गई प्रमुख चुनौतियां। अब आगे सरकार के द्वारा जो है लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रमुख जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
ये सारे कार्यक्रम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में आपके काम आएंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, गुरु शिष्य परंपरा, शिल्पग्राम योजना, अष्टक योजना और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया जाना। अंत में हमें लिखना है निष्कर्ष। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन को, वीडियो को देखने के बाद आपको इसका आंसर एक बार खुद से भी लिखना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम वैसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है, लेकिन आप जब भी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ध्यान रहे कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पहले अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी और आसानी से आप उसका आंसर भी लिख ले जाएंगे। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पढ़ना भी जरूरी है, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन लिख भी नहीं पाएंगे। पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ने के बाद उसको लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा जब तक लिखने की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।